बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज का ये 1 घंटे का, जी हाँ, लगभग 50 मिनट 55 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक का हमारा ये महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 9th का, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों आज की इस एक ही वीडियो में आपकी जो पहली वाली किताब है ना बच्चों, बिहाइव, हम लोग इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ, और इस वन शॉट वीडियो में, इस एक ही वीडियो में बिहाइव के आपके जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर, इनके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं ना, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से भी उठाकर आपको मैंने करवा दिए। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल के फाइनल के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उनमें से भी वो क्वेश्चन जो हर 2 से 3 साल में ज्यादातर रिपीट होते रहते एग्जाम्स में, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, यहां से बहुत से क्वेश्चन आपके फाइनल के एग्जाम में डिट्टो भी रिपीट हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं बच्चों कि वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है ना, अभी आपका जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए तो ऐसे समझ लो कि ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, जिसने भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए। ठीक है, और स्पेशली बच्चों ये चैप्टर के रिगार्डिंग है। आपके लिए पोयम का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपकी जो सेकंड वाली किताब है मोमेंट्स की, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप 3 वीडियोस में इजीली सारी चीजों को समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं क्वेरी क्वेश्चन वगैरह के लिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जेएसके 9th क्लास सर्च कर लीजिएगा। चैनल पे आप सभी पहली बार आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो हम आपको 9th पढ़ा रहे हैं। सेशन 2025-26 में हम आपको 10th भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो सारे बच्चों। ठीक है, सो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों आज के महा एपिसोड की, तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं हमारे इस सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो मैं ना आपको हर एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसीलिए तो मैंने बोला था आपसे शुरुआत में, बिल्कुल एंड तक देखना। आपकी जो प्रिपरेशन है ना, आपकी जो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 1 से। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बुद्धनाथ श्राइन विद दैट इन दी पशुपतिनाथ टेम्पल। तो बच्चों जो आपका काठमांडू वाला चैप्टर है ना, इसमें 2 मंदिरों के बारे में बात की गई है। एक है बुद्धनाथ श्राइन के बारे में और एक है यहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे बच्चों, द एटमॉस्फेयर अराउंड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बुद्धनाथ श्राइन इज स्ट्रिंकलिंगली डिफरेंट, यानी कि वो एक दूसरे से अलग था। ठीक है, इनका माहौल, एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग था। कैसे? द पशुपतिनाथ टेम्पल scared to Hindus in chaotic with a large number of disorganized worshippers creating an atmosphere of confusion। जो हिंदुओं के लिए पवित्र मंदिर था ना, पशुपतिनाथ मंदिर, वो ना अव्यवस्थित था। वहां पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। ठीक है, जो कि ऐसे मान लो कि ना एक ना कंफ्यूजन का माहौल बना रहे थे। इन कॉन्ट्रास्ट, इसी की तुलना की अगर हम बात करें बुद्धनाथ श्राइन की, ठीक है, बुद्धनाथ मंदिर की, तो बुद्धिस्ट साइट ऑफर्स अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विल इन्वायरमेंट। जो बुद्धनाथ श्राइन था ना बच्चों, वो मंदिर बहुत ही शांतिपूर्ण था, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल था। ठीक है, द लैक ऑफ क्राउड इनसाइड द बुद्धनाथ श्राइन एंड द ओवरऑल सेंटी प्रेजेंट देयर स्टैंड्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द फ्रेंटिक एनर्जी एंड पशुपतिनाथ टेम्पल। दैट मीन्स जो बौद्धनाथ मंदिर है ना, इसके अंदर भीड़ भी नहीं थी, वहां पे शांति थी। जबकि पशुपतिनाथ मंदिर में वहां पे इसके उलट ही था एक तरीके से। द ऑथर डिस्क्राइब्स द बुद्धनाथ श्राइन एज ए हेवन ऑफ स्टिलनेस। ऑथर ने क्या कहा है बच्चों कि जो बुद्धनाथ श्राइन है ना, वो एक तरीके से ऐसे मान लो शांति का आश्रय है, एक तरीके से स्वर्ग है शांति का। ठीक है, अप्रिशिएटिंग इट्स काल्म एडमिस्ट द हस्टल ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि ये कहते हैं कि ये जो जगह है ना बुद्धनाथ श्राइन, वो बहुत ही हलचल के बीच में बसा हुआ शांति की एक जगह है। ठीक है, तो एक तरीके से मान लो बच्चों कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है ना, ये शोरगुल वाला है और बुद्धनाथ वाला थोड़ा शांति का है। इस तरीके से आप समझ लो, है ना।
चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूस बसिस्ट स्ट्रीट्स। यानी कि काठमांडू ना चैप्टर में जो लेखक है ना उसने सड़कों को बहुत ही ज्यादा बिजी बताया है। ऐसा क्यों, बिजिएस्ट क्यों बताया भाई, तो लिखेंगे काठमांडूस बिजिएस्ट स्ट्रीट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर एज विब्ड मैशनरी एंड रिलीजियस। काठमांडू में जो सड़कें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे ना सड़कों के किनारे धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, है ना, वो जीवंत है एक तरीके से। द स्ट्रीट्स आर फील्ड विद रिलीजियस एक्टिविटी featuring shrines and temples, but also bustling with commercial business aimed at tourists. That means ये जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं वो सभी सड़कों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सड़कों के आसपास बहुत ही धार्मिक स्थल हैं, मंदिर भी हैं और वहाँ पे कुछ पर्यटक भी आते हैं जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। The streets are noisy and vibrant with vendors shouting to attract customer, कार हॉर्न हॉकिंग एंड द साउंड ऑफ बाइसाइक्लिंग रिंगिंग। यानी कि ये जो गलियां हैं ना ये शोरगुल से भरी हुई हैं। यहाँ पे जो विक्रेता हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो हैं, ग्राहकों को चिल्ला चिल्ला के आकर्षित करते हैं। कोई कार का हॉर्न बजा रहा है, कोई साइकिलों का अपना हॉर्न बजा रहा है ना, घंटी से होती है। शॉप्स सेल वेरियस आइटम्स, दुकानों में बहुत सारे आइटम्स बिक रहे हैं इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक्स एंटिक्स एंड कॉपर गुड्स। यानी कि वहाँ पे एंटिक्स हो गया और कॉस्मेटिक्स हो गया, बहुत सारे सामान बिक रहे हैं। एम्ड दिस द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ साउंड्स एंड साइट्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड फ्लूट सेलर एंड क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंट एक्टिविटी। यानी कि ये जितना भी शोरगुल वहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, सड़क पे, वही यहाँ पे बताता है कि कैसे यहाँ की जो स्ट्रीट है वो बिजिएस्ट है ना। तो ऐसे करके आप लिखेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अब एक बहुत ही इजी क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव योर रीजन फॉर योर आंसर। मतलब क्या है बच्चों इसका, मतलब ये है, क्या आप मार्गी के इस बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल कहानी के स्कूल से ज़्यादा बेहतर है। यानी कि मार्गी का ये जो चैप्टर है ना द फन दे हैड, तो उसमें जो स्कूल बताया गया है और आज आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ कहोगे यार ये तो, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? यस आई एग्री विद मार्गी दैट टुडेस स्कूल आर मोर फन देन द स्कूल इन दी स्टोरी। कैसे? लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बुक्स, गेनिंग नॉलेज एंड इंक्रीजिंग ग्रेड्स। कहानी के हिसाब से क्या कहा गया बच्चों कि बुक्स को रीड करना, नॉलेज गेन करना और अपने ग्रेड बढ़ाना, यही पढ़ाई है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, ठीक है। यानी कि ये जो है ना हमारे समाज में हमारा संयोजन करने में मदद करे। इन दी स्टोरी मार्गी फाइंड्स रीडिंग ओल्ड बुक्स वेरी फन एंड फाइंड्स स्कूल ह्यूमिलेटिंग। उसे ना पुरानी किताबें पढ़ने में मजा आता था, पुराने स्कूल के बारे में, लेकिन स्कूल जाती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था, है ना। जस्ट स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस विद अ मैकेनिकल टीचर सीम्स लाइक अ बोरिंग आइडिया। उसे बहुत ही बोर लगता था कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैकेनिकल टीचर मुझे पढ़ाता है, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, फिर मुझे डांट पड़ती है। डूइंग होमवर्क विदाउट एनीवन सेल्फ एंड राइटिंग देम इन पंच कोड वुड ऑल्सो बी टायरिंग। यानी कि उसे होमवर्क करना पड़ता था और कोई उसकी मदद भी नहीं करता था, उसे पंच कोड लिखने पड़ते थे, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी, ठीक है ना। मोreover when children go to school and interact with each other they develop a better understanding of each other and their surroundings। जब हम, जैसे आप लोग हो, है ना, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में स्कूल जाते हो तो आप एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हो, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप ना एक अंडरस्टैंडेबल व्यक्ति बनते हो आगे चल के, है ना, अपने आसपास के एरिया को समझते हो। दिस इज अ हेल्थी वे ऑफ लर्निंग, यही पढ़ाई का अच्छा तरीका है। लिसनिंग टू लेसन्स explained by teachers is always more interesting than reading the entire lesson on a mechanical computer। ठीक है, जब हम, जैसे आपके टीचर हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते हैं, आपको कुछ कुछ जो है ना बोल बोल के पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, तो उसमें आपको मज़ा आता है। लेकिन मान लो जैसे कंप्यूटर की नॉलेज है, आपको वो है ना कुछ कोड वगैरह कंप्यूटर उस पर ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाए जा रहे हैं, कि आपको समझ में आएंगे? वो नहीं समझ में आएंगे, आपको बोरिंग लगेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम्स and situation with a mechanical teacher who is programmed to teach only a particular way।
बच्चों जैसे एक होता ना कि रोबोट, वैसे ही ये मैकेनिकल टीचर थे। उन्हें ना बस ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था कि बस उन्हें अपना मैकेनिकल सब्जेक्ट ही पढ़ाना है। उनसे तुम प्रॉब्लम के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस नहीं कर पाओगे। Therefore, today's school are more fun than the school in the story because they are more interactive. आज के स्कूल हमारे काफी बढ़िया हैं इसकी स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector to help her? That means कि जो मार्गी है ना, वो भूगोल में अपना खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी, और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे इन्होंने उसकी मदद कैसे की। तो लिखेंगे मार्गी वाज डूइंग पुअरली इन ज्योग्राफी बिकॉज द मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी एरिया वाज पेस्ड अ लिटिल टू फास्ट। मार्गी भूगोल में क्यों खराब प्रदर्शन कर रही थी बच्चों, क्योंकि मैकेनिकल टीचर का जो भूगोल क्षेत्र था वो ना बहुत तेजी से पढ़ाया करते थे। देयरफॉर दैट्स व्हाई आफ्टर सक्सेसिव टेस्ट शी वाज अनेबल टू इम्प्रूव हर स्कोर। इसलिए जब भी टेस्ट होते थे उसे ढंग से समझ में कुछ आता नहीं था तो वो सुधार नहीं कर पा रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द मैकेनिकल टीचर्स ज्योग्राफी एरिया टू एवरेज 10 ईयर लेवल। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर के भूगोल क्षेत्र को काफी छोटा कर दिया, 10 साल तक धीमा कर दिया। He also told Miss Jones that Margie's overall progress pattern was satisfactory. उन्होंने बताया श्रीमती जोन्स को कि देखो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, जो मार्गी है ना वो ठीक कर रही है, धीरे धीरे करके वो अच्छा कर रही है, अच्छा पढ़ रही है ना, चिंता मत कीजिए और अच्छा करेगी ये, है ना। तो दो तरीके से मदद की है ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, जो टॉमी है उसने पुराने स्कूल का वर्णन कैसे किया बच्चों, तो लिखेंगे टॉमी डिस्क्राइब्ड द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट एग्जिस्टेड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। टॉमी ने सैकड़ों साल पहले पुराने स्कूलों के बारे में बताया। क्या बताया? इट हैड अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द चिल्ड्रन गैदर्ड टुगेदर एंड स्टडीड टुगेदर। वो कहता है कि इसमें एक खासियत ये थी कि ना एक खास इमारत होती थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होते थे और पढ़ते थे। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। सैकड़ों बच्चे एक साथ खेलते, एक साथ पढ़ते, एक साथ बैठते थे। दे शाउटेड एंड लाफ्टेड टुगेदर इन दी ओपन यार्ड। और वो मैदान में खेलते, चिल्लाते और हंसते थे। दे हैड अ मेल टीचर इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर फीमेल टीचर। उनके लिए नियमित महिला शिक्षक की बजाय एक पुरुष शिक्षक हुआ करता था। ठीक है, द टीचर वुड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। जो टीचर उनको जो है ना होमवर्क भी देते थे, उनसे क्वेश्चन भी पूछा करते थे। स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एज ग्रुप वर टॉट द सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि क्या नाम है, जो स्टूडेंट्स एक ही सेम ग्रुप के होते थे ना, एक ही सेम एज के, तो उनको एक ही सेम जैसा जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाता था। ओके, तो ऐसे करके टॉमी ने डिस्क्राइब किया है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पिछले 10 साल में 4 से 5 बार, इसीलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, काफी छोटा है लेकिन 6 नंबर का है क्वेश्चन। व्हाट आर दी सिमिलरिटीज बिटवीन द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर एंड दैट ऑफ द स्नेक। मतलब क्या है सर इसका, कि डॉक्टर और सांप के व्यवहार में क्या समानताएं थी ये हमें बतानी है। तो लिखेंगे द डॉक्टर एंड स्नेक हैड मैनी सिमिलरिटीज। क्या क्या? दिस इज क्लियरली सीन इन द डॉक्टर्स 2 डिसीजंस। ठीक है, डॉक्टर ने जो 2 डिसीजन लिए थे उससे ये पता चलता है। क्या दो डिसीजन लिए थे बच्चों? विच वर टू शेप डेली एंड ग्रो अ मॉश एज वेल एज कीप द चार्मिंग स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक हैंडसम। उसने 2 अर्थ शेकिंग डिसीजंस लिए थे। याद रखना, ये भी आ सकता है 3 नंबर में कि 2 अर्थ शेकिंग डिसीजन क्या थे। तो उसने क्या कहा था कि वो अपनी जो मूछें हैं उसको डेली बनाएगा। ठीक है, और अपने चेहरे पर एक जो स्माइल है वो रखेगा हैंडसम दिखने के लिए। द स्नेक एंजॉयड लुकिंग क्लोजली एट हिज रिएक्शन। जो सांप था बच्चों वो अपने प्रतिबिंब को करीब से देखकर मजा आ रहा था उसको। द डॉक्टर शो द स्नेक लुकिंग इन द मिरर। He thought that perhaps he too was admiring his beauty or trying to make some important decision like him. एंड डॉक्टर ने सांप को जब आईने में देखा तो उसने सोचा शायद ये भी ना मेरी तरह ही अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है और ये भी मेरी तरह कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेना चाहता है। बट बोथ दीज डिसीजंस वर एज ट्रिवियल एज डॉक्टर्स डिसीजंस टू शेप डेली एंड कीप अ थिन मॉश।
ठीक है, लेकिन ये दोनों फैसले डॉक्टर के रोजाना दाढ़ी रखने वाले और पतली मूछ रखने वाले फैसलों की तरह मामूली थे। जस्ट एज द डॉक्टर वॉज सो ऑब्सेस्ड with his beauty that he got into trouble, the snake too was fascinated with his beauty that he left his prey to get a better look at himself in the mirror। ठीक है, यानी कि जिस तरह डॉक्टर अपनी सुंदरता के पीछे इतना दीवाना था और वह इसी वजह से मुसीबत में पड़ गया। कैसे? सांप को भी अपनी सुंदरता देखनी थी, तो वो क्या किया, वो उसके हाथ में जाके लटक गया, है ना, और वो फिर अपने आप को आईने में देखने लगा। इन दिस वे both the doctor and the snake showed a tendency of narcissism, यानी कि उन्होंने अपने आप को देखकर जो आत्ममुग्ध हो जाते हैं उसको यहाँ पे बताया है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। What two important and earth-shaking decision did the doctor take while he was looking into the mirror? तो इसने 2 डिसीजन ली थी बच्चों कि वो डेली शेव करेगा और पतली मूछें रखेगा, और साथ ही हैंडसम दिखने के लिए और अनमैरिड जो कि है वो उसको भी दिखने के लिए वो अपने चेहरे पे ना एक स्माइल रखेगा। ठीक है, क्या रखेगा? एक स्माइल रखेगा। ये 2 डिसीजन थे। ये वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8, इसमें ना काफी इंटरेस्टिंग है। व्हाट वाज कीजियास फादर रूटीन? कीजिया के फादर का रूटीन क्या था किस किस मामले में? बिफोर गोइंग टू ऑफिस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस एंड ऑन संडेज। ठीक है, तो ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस आने के बाद और संडे को। तो बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, कीजियास फादर he would briefly visit कीजिया's room and give her a casual kiss। वो ऑफिस जाने से पहले कीजिया के रूम में आते और उसके फोरहेड पे किस करके चले जाते। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस से आते, ही वुड रिलैक्स इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में जाते और रिलैक्स करते, एंड ऑर्डर टी, और चाय बनाने के लिए कहते हैं, और न्यूज़पेपर मांगते, स्लीपर्स उतार देते, और कीजिया जो है उनके बूट से उतारती थी आके। ऑन संडेज ही वुड लाई ऑन द सोफा, वो सोफे पे पड़े रहते थे अपने फेस को कवर करके, है ना, और सोते रहते थे ज़्यादातर। ओके, इस तरह से। अब इसमें एक छोटा सा की क्वेश्चन है। इन वट वेज डिड केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? ठीक है, जो केजिया की ग्रैंड मदर थी, दादी, उसने कहा, उसने क्या आइडिया दिया केजिया को अपने पापा से और बातचीत करने का? तो उसने क्या कहा था कि तुम्हें अगर अपने पापा को और ज़्यादा जानना है और ज़्यादा क्लोज जाना है ना, ठीक है, समझना है उन्हें, तो तुम संडे को मिलो, और साथ ही अभी उनका बर्थडे भी आ रहा है, तो तुम उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाओ, पिन कुशन ऑफ येलो सिल्क, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो बस यही 2 बताए थे उसने इस तरीके से, संडे को मिलो और पिन कुशन बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन 9, वाई वॉज केजिया अफेयर्ड ऑफ हर फादर? इन वट वेज डिड केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? ठीक है, सबसे पहली बात, केजिया जो थी वो अपने पापा से क्यों डरती थी बच्चों? ठीक है, तो क्यों डरती थी? केजिया वाज अ सेंसिटिव लिटिल गर्ल, केजिया एक संवेदनशील और छोटी लड़की थी। सी वाज अफेयर्ड ऑफ हर फादर, वो इसलिए डरती थी बिकॉज हिज रूड एंड हार्श बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर था वो असभ्य था और बहुत ही ज़्यादा कठोर था। ही शेम्ड टू बी एन एंग्री, वो हमेशा गुस्से में दिखते थे, डोमिनेटिंग एंड ओवरवियरिंग पर्सन, ठीक है, जो कि दबंग थे, गुस्सैल थे, ऐसे व्यक्ति थे। ही नेवर स्पोक पोलाइटली विद केजिया, नो शोड हिज लव टुवार्ड्स हर, वो हमेशा केजिया से, मतलब उन्होंने कभी भी केजिया से प्यार से बात नहीं की, ठीक है, और अपने प्यार को कभी भी नहीं दिखाया केजिया के प्रति। ही वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग हर टू डू समथिंग और द अदर, वो हमेशा अपनी बेटी को कहते रहते थे ये करो वो करो, ऑर्डर देते रहते थे। ही इवन बीट हर फॉर हर मिस्टेक, यहाँ तक कि वो मारते भी थे उसकी गलती के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, केजिया वॉज ऑल्सो फेयर्ड ऑफ हिम, एक और रीजन था डरने का, क्या? इज बिग मैन विद बिग हैंड, बड़े ही आदमी हैं और बड़े बड़े हाथ हैं इनके। ठीक है, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि केजिया की ग्रैंड मदर ने कैसे इनकरेज किया था उससे कि वो अपने पिता के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, तो वही बता देंगे ना जो भी बताया था कि संडे को मिलो और उसके लिए पिन कुशन बनाओ, अभी बर्थडे आ रहा है येलो सिल्क का, है ना। तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज केजियास बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स सच सिंपैथी? ठीक है, दैट मीन्स कि केजिया अपने पिता को एक ऐसे इंसान के रूप में कैसे उसने देखना शुरू किया जिससे उसे सहानुभूति की आवश्यकता थी। विद हर मदर एंड ग्रैंड मदर इन हॉस्पिटल, केजिया इज लेफ्ट एट होम इन द केयर ऑफ अ कुक नेम्ड अलीशा। एट नाइट आफ्टर द कुक पुट्स हर टू बेड शी हैज अ नाइटमेयर, यानी कि
जब उसकी दादी जो थी ना वो अस्पताल में थी, माँ और दादी अस्पताल में थी, तो केजिया के घर में एक एलिस नामक का रसोइया था, वो उसकी देखभाल में उसे छोड़ के चले गए थे। अब भाई रात हो गई तो रसोइये ने उसको सुला दिया उसके बेडरूम में, है ना। लेकिन एंड दैट टाइम शी हैज़ अ नाइटमेयर, और उसे बुरा सपना आया। शी कॉल्स फॉर हर ग्रैंड मदर बट टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स हर फादर स्टैंडिंग बाय हर बिसाइड्स। वो अपनी चिल्लाई, जब हमें बुरा सपना आता है तो क्या चिल्लाते हैं, मम्मी मम्मी, दादी दादी, ऐसे करके, है ना। पापा तो बहुत कम आता है मुंह पे, तो मम्मी मम्मी चिल्लाई, कोई नहीं आया, ना दादी आई। तो वो इस चीज को देख के सरप्राइज हो गई कि उसके पास खड़े थे उसके पापा, ठीक है। ही टेक्स हर इन हिज आर्म्स एंड पुट्स हर टू स्लीप नेक्स्ट टू हिम। उन्होंने अपने हाथ में अपनी बच्ची को लिया और अपने बिस्तर के पास लेके चले गए। हाफ अस्लीप शी मूव्स क्लोजर टू हिम, ठीक है। वो क्या नाम है, आधी नींद में वह अपने पापा के और करीब गई। हाइड्स हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपने पिता के जो हाथ नहीं होते हैं उसके अंदर अपना चेहरा छुपा लिया, ठीक है, अपना सर छुपा लिया, कहीं कहीं वो जो भूत वगैरह या जो भी देखा सपने वो आ ना जाए। एंड कुश शट टाइटली, हर फादर आस्क हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज फॉर वार्मथ, ठीक है। वो अपने पैरों से उसको पैर को, मतलब अपने हाथों से उसके पैरों को रगड़ने लगे ताकि उससे थोड़ी गर्माहट मिले। हर फादर फेल्स अस्लीप बिफोर हिम, उसके पिता उससे पहले ही सो गए। दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट ही हैज टू वर्क हार्ड एवरी डे एंड दैट मिस्टेक मेक्स हिम टू टायर्ड टू बी लाइक मिस्टर मैकडोनाल्ड। यानी कि अब इस बात से उसे समझ में आया कि हर दिन कड़ी मेहनत इन मेरे पापा को करनी पड़ती है, जैसे कि वो मैकडोनल्ड की तरह बनने के लिए बहुत थक जाते हैं। शी एक्सप्रेस हर चेंज्ड फीलिंग्स फॉर हर फादर बाय सेइंग दैट ही हैज़ अ बिग हार्ट, और इसी बात से उसे पता चला कि मेरे पिता का दिल बहुत बड़ा है, बस वो काम करके आते हैं, टेंशन होती है, थक जाते हैं, इसीलिए मुझ पर कभी कभी चिल्ला देते हैं, ठीक है, ऐसे। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेशेंट ऑफिस? व्हाई? आइंस्टीन ने पेशेंट कार्यालय में अपने डेस्क दराज को क्या नाम दिया था बच्चों? तो क्या नाम दिया था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। क्या नाम दिया था? सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो। क्यों कहा था बच्चों? बिकॉज he was secretly developing his own ideas about his deep interest in physics while his office job required him to evaluate other people's inventions। ठीक है, वो क्या करता था? वो चुपके से सीक्रेटली फिजिक्स में अपनी गहरी रुचि के बारे में गुप्त ज्ञान जो है वो बटोर रहा था, ठीक है, वो कर रहा था, जबकि उसका काम क्या था कि लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करना। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज, अच्छा ये तो बता ही दिया, हाँ ये हो गया। हु इज अ फ्रीक? व्हाई डिड आइंस्टीन मदर थिंक हिम टू बी अ फ्रीक? तो ये फ्रीक कौन था बच्चों? ठीक है, और आइंस्टीन की माँ क्या नाम है, उन्हें मतलब हु इज फ्रीक यानी कि सनकी था कौन, और आइंस्टीन की माँ उन्हें सनकी क्यों समझती थी? अ फ्रीक रेफर्स टू समवन हु इज अनयूजुअली डिफरेंट इन अपीयरेंस और बिहेवियर। यानी कि ये जो है ना, सनकी शब्द का मतलब है वह व्यक्ति जो दिखने में या फिर व्यवहार करने में असमान रूप से अलग हो। आइंस्टीन्स मदर taught him to be a freak because he did not behave or speak like other children। यानी कि आइंस्टीन की माँ आइंस्टीन को सनकी समझती थी क्योंकि वह दूसरे बच्चों की तरह व्यवहार या बात नहीं करता था। She thought his large head mean he was not intelligent as others। उसका सिर बहुत बड़ा होने के कारण जरूरी नहीं कि जितना बुद्धिमान होना चाहिए था वो हो, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको लिखना था एंड आई होप आप समझ चुके होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? व्हाट वाज आइंस्टीन थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी? ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी क्या है और हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्बिंग हुई थी उसके बारे में इसका क्या कहना था? तो लिखेंगे बच्चों, आइंस्टीन वाज डीपली डिस्टर्ब्ड by the magnitude of destruction caused by bombing of Hiroshima and Nagasaki। आइंस्टीन हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी पे हुए विनाश को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ। He also wrote the public letter to the United Nations proposing the formation of a world government। ठीक है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र भी लिखा जिसमें विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव भी दिया। Gradually he became more and more involved in politics and began to try टू ब्रिंग अबाउट वर्ल्ड पीस। और धीरे धीरे करके वो राजनीति में और ज़्यादा चले गए, ठीक है, और उन्होंने विश्व शांति लाने की कोशिश की। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश्ड इन 1905, 1905 में इनकी जो थ्योरी थी
ठीक है, सापेक्षता के सिद्धांत वाली, वो यहाँ पे पब्लिश हुई 1905 में। एक्सप्लेन दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट फिक्स्ड, और ये क्या थी बच्चों कि समय और दूरी स्थिर नहीं है। ही शोड दैट टू एक्यूरेट क्लॉक्स इफ दे वर टू री यूनिट आफ्टर वन मूव्ड फास्टर देन अदर वुड शो डिफरेंट टाइम्स, यानी कि उन्होंने दिखाया कि दो सटीक घड़ियां यदि एक दूसरे से तेज चलने के बाद फिर से मिल जाएं तो अलग अलग समय दिखाएंगे। दिस इज बिकॉज टाइम डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, इस तरीके से ये समय जो है उस गति पे निर्भर करता है जिस पर कोई वस्तु चल रही है। यह है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अल्बर्ट आइंस्टीन इज कॉल्ड अ साइंटिफिक जीनियस, राइट डाउन हिज अचीवमेंट्स एंड कमेंट ऑन हिज जीनियस। ठीक है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो देखो बच्चों, आइंस्टीन हैड अ डीप लव ऑफ मैकेनिकल टॉयज एंड वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आइंस्टीन को यांत्रिकी खिलौने से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने भौतिकी और गणित में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई। थॉट नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट इन हिज अर्ली ईयर्स, वो अपने स्कूल के शुरुआती सालों में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। ही स्टार्टेड वर्किंग एट पेटेंट ऑफिस इन 1902 वेयर ही सीक्रेटली डेवलप हिज आइडियाज। ठीक है, 1902 में वो एक पेटेंट ऑफिस में काम करने लगे थे और सीक्रेटली वो अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे। 1905 इन 1905 हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गेन्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इनकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी ना, उसने पूरी दुनिया की अटेंशन को इनकी तरफ कर दिया। इन 1919 हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी वाज प्रूवन करेक्ट, और इनकी जो थ्योरी थी 1919 में थ्योरी ऑफ ग्रेविटी ये करेक्ट साबित हुई। हिज थ्योरीज रिवॉल्यूशनाइज्ड साइंस एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921। इनकी ये दोनों ही थ्योरी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये इन्होंने क्रांति ला दी साइंस में और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1921 में फिजिक्स में। आइंस्टीन वाज अ कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट हु बिलीव्ड साइंस शुड बी यूज फॉर सोसाइटी बेटरमेंट। आइंस्टीन एक ऐसे वातावरणीय व्यक्ति भी थे जो कहते थे कि साइंस का उपयोग हम सोसाइटी को बेटर करने के लिए कर सकते हैं। हिज अचीवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज अर्न हिम द लिटिल ऑफ अ साइंटिफिक जीनियस, और इसी से उन्हें साइंटिफिक जीनियस के नाम से जाना जाने लगा। क्या जाना जाने लगा? ओके, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। हाउ डज राइटर एपीजे अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ? एक्सप्लेन द कॉन्ट्रेस्ट विद माई चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसमें माता पिता और अपने बारे में वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के हिमसेल्फ के बारे में। ठीक है, तो देखो अल्बर्ट आइंस्टीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज ए शॉर्ट बॉय विद ऑर्डिनरी लुक्स। अब्दुल कलाम ने खुद को एक छोटे कद वाला लड़का बताया जिसकी शकल सूरत नॉर्मली है। ही एंजॉयड अ सिक्योर एंड चाइल्डहुड and grew up to be self-disciplined, honest and caring towards others। यानी कि उन्होंने एक सुरक्षित बचपन का आनंद लिया। बड़े हुए तो वो सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्मनुशासित रहे, ईमानदार रहे और दूसरों का देखभाल करने वाले व्यक्ति बने। अब पिताजी की बात करते हैं अब्दुल कलाम की। तो अब्दुल कलाम्स फादर, ठीक है, अब्दुल कलाम्स फादर जैनुल आबुद्दीन वाज नॉट रिच और फॉर्मली एजुकेटेड। ठीक है, वो ज़्यादा अमीर तो थे नहीं, थोड़े बहुत शिक्षित भी थे, थोड़े बहुत होंगे या नहीं इस तरीके से। बट ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड जेनरियस मैन विद ग्रेट नेचुरल विजडम। लेकिन वो ईमानदार थे, उदार व्यक्ति थे और बहुत ही स्वाभाविक व्यक्ति थे। ही लिव्ड अ डिसिप्लिन लाइफ, अवॉइड अननेसेसरी लग्जरीज। वो एकदम डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, बिना फालतू की चीज़ें नहीं रखते थे। एंड मेड श्योर हिज फैमिली हैड ऑल बेसिक नीड्स फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते थे कि मेरी फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो मैं ला के दूंगा। ऐसे हिज मदर की बात करते हैं, अब्दुल कलाम मदर। हिज मदर आशियाम्मा, ठीक है, आशियाम्मा वाज अ काइंड हार्टेड एंड सपोर्टिव वुमेन हु स्टूड बाय हर हस्बैंड एज एन आइडियल पार्टनर। यानी कि जो इसकी माँ थी ना, वो अपने पति के साथ एक आदर्श साथी के रूप में हमेशा खड़ी रही, सपोर्टेड थी। उनका हार्ट काफ़ी काइंड था। शी वॉज नो
for her immense hospitality and her habit of filling many people every day with love of warmth. ठीक है, यानी कि वह अपनी असीम आतिथ्य और हर दिन कई लोगों को प्यार से जो खाना वगैरह परोसती थी उसकी आदत के लिए जानी जाती थी. ठीक है, इस तरीके से. अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट कैरेक्टर स्केच डिड कलाम इनहेरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एक्सप्लेन कॉन्ट्रास्ट विद माई चाइल्डहुड. तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली है और अभी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आप इजीली इसको रीड आउट कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16. नरेट 2 इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो हाउ दे कैन रिजॉल्व. हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स, एक्सप्लेन कॉन्ट्रास्ट विद माई चाइल्डहुड. बच्चों ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लगेगा कि पता ही नहीं है कि लिखना क्या है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आ जाता है भाई, जिसमें आपको पता भी नहीं होता क्या लिखना है. अब जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि नरेट 2 इंसिडेंट, हमें ना 2 इंसिडेंट्स को यहाँ पे बताना है, 2 घटनाएं बतानी है. कैसी? शो द डिफरेंस, सो हाउ डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड, यानी कि मतभेद कैसे पैदा हुए, एंड ऑल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व, और जो मतभेद पैदा हुए थे वो सुलझे कैसे. हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स, लोगों का नजरिया कैसे बदला. अब इसे आपको इस चैप्टर के हिसाब से बताना है. ठीक है, तो चलो बताते हैं. देखो बच्चों, शुरुआत करेंगे इस तरीके से. द इंसिडेंट हाईलाइट्स हाउ डिफरेंस कैन बी एड्रेस्ड एंड रिजॉल्व्ड. ठीक है, यह घटना इस बात पे प्रकाश डालती है कि मतभेदों को कैसे संबोधित और हल किया जा सकता है. क्या? When a new teacher joined Kalam's class, he objected to Muslim student sitting beside a Hindu student and made Kalam move to back row. पहली घटना क्या है? जब कलाम की कक्षा में एक नया शिक्षक आया तो उसने एक मुस्लिम छात्र को एक हिंदू छात्र के बगल में बैठने पे आपत्ति जताई और कलाम को कहा कि पीछे की पंक्ति में जाके बैठ जाओ. हाउएवर जो लक्ष्मण शास्त्री resolved the issue by advising the teacher not to instill social inequality and communal intolerance in young minds. ठीक है, जो लक्ष्मण शास्त्री थे ना, उन्होंने इस चीज को सॉल्व किया और टीचर को फटकार लगाई कि तुम ये सामाजिक भेदभाव जो कर रही हो ये गलत है, और अच्छी सलाह देकर इस मुद्दे को सुलझाया. पहली घटना तो ये हो गई. दूसरी घटना, इन अनदर इंसिडेंट कलाम से साइंस टीचर, ठीक है, जो कलाम के साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, क्या नाम था? शिव सुब्रमण्यम अय्यर. ठीक है, इनवाइटेड हिम टू हिज होम बट हिज वाइफ हेजिटेटेड टू सर्व हिम फूड ड्यू टू हर बिलीफ इन मेंटेनिंग अ रिचुअली प्योर किचन. यानी कि एक अन्य घटना क्या है कि कलाम के जो विज्ञान शिक्षक थे ना शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने अपने घर पे आमंत्रित किया, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें भोजन परोसने में संकोच कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो अपनी रसोई में पवित्र बनाए हुए खाने को रखना चाहती थी, मतलब पवित्रता बनाए रखना चाहती थी. दिस सिचुएशन वाज रिजॉल्व्ड, और ये सॉल्व कैसे हुई? व्हेन द टीचर इनवाइटेड कलाम अगेन ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और ये तब सॉल्व हुआ जब कलाम के टीचर ने, ठीक है, साइंस टीचर ने दोबारा से उन्हें घर पे बुलाया. बोथ इंसिडेंट्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, टॉलरेंस, showing how attitudes can change when one is willing to challenge social norms with क्या नाम है, courage and determination. दोनों घटनाएं समानता को यहाँ पे जोर देती हैं और ये दिखाती हैं कि जब कोई व्यक्ति साहस और दृढ़ संकल्प कर ले तो भी जो सामाजिक मानदंड है उनको चुनौती दी जा सकती है और उनको बदला भी जा सकता है. इस तरीके से. ठीक है बच्चों, चलिए हमारा यहाँ पे 15वां क्वेश्चन हो गया, 16वां हो गया, 17वां देखते हैं बच्चों. 17वां क्वेश्चन, राइट टू आंसर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि इनमें से आपको किन्हीं 3 में से 2 के आंसर लिखने हैं. जैसे कि व्हाई डिड अब्दुल कलाम वेंट टू लीव रामेश्वरम. दैट मीन्स कि जो अब्दुल कलाम है ना बच्चों, ये रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे. व्हाई डिड हिज फादर से टू दिस, उसके पिता को ऐसा क्यों लगा. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, why do you think he spoke those words. यानी कि इस बारे में आपको क्या लगता है. ठीक है, देखो मुझे लगता है ना कि आपको ना क्वेश्चन समझ नहीं आया. ध्यान से सुन लो, आपको ना यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसमें से किन्हीं 2 के आंसर करने हैं. पहला है बच्चों कि why did अब्दुल कलाम वेंट टू लीव रामेश्वरम, अब्दुल कलाम जो था वो रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे. what did his father say to this, उसके पिता ने इस बारे में क्या कहा. What do you think his words mean, उसके पिता के शब्दों का क्या मतलब है, आप इस बारे में क्या कहते हैं. What do you think
ही स्पोक दोज वर्ड्स, और जो शब्द कहे उसके बारे में आपको क्या लगता है। ठीक है, तो बच्चों तीनों क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखेंगे। सबसे पहला, अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू परस्यू हायर स्टडीज एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। ठीक है, रामनाथपुरम। अब्दुल कलाम रामेश्वर छोड़कर रामनाथपुरम के रामनाथपुरम जो है ना, वहाँ पे जिला मुख्यालय में एक उच्च शिक्षा विद्यालय था, वहाँ पे ये हायर एजुकेशन पाना चाहते थे। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड एक्सपेंडिंग हिज नॉलेज विच मोटिवेटेड हिम टू सीक हिज फादर्स परमिशन टू सेट आउट ऑफ हिज होम टाउन एंड चेज हिज ड्रीम्स। ठीक है, उनकी सीखने की, अपने ज्ञान को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा गहरी दिलचस्पी थी, और साथ ही उन्हें अपने जो घर है होम टाउन उससे निकलना था और फिर अपने सपनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ना था। इसीलिए पिता ने उन्हें मोटिवेट भी किया। अब आगे फादर के बारे में, कलाम्स फादर जैनुलाब्दीन, ठीक है, जैनुलाब्दीन supported his decision and expressed his understanding that Kalam needed to live one day to grow and achieve greater heights. कलाम के पिता जो थे उन्होंने कलाम के इस निर्णय का समर्थन किया और अपनी समझ मतलब और कहा कि ठीक है बेटा तुम जाओ, एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना है, ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, तो तुम्हें घर तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। He compared his son to a seafowl that flies high across the sky, independent and without a nest. यानी कि उन्होंने अपने बेटे की तुलना एक सीगल से की जो आकाश में ऊंची उड़ान भरता है, स्वतंत्र और बिना घोंसले के। He also quote क्या नाम है, खलील जिब्रान to Kalam's mother, explaining that children are not possessions of their parents but individuals with their own thoughts, ambitions and journeys. यानी कि जो बच्चे हैं वो हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, वो हमारे लिए जहर नहीं है, बल्कि वो अपने सपनों को, अपने विचारों को, अपनी यात्रा को खुद तय करना चाहते हैं। पेरेंट्स कैन ऑफर लव एंड सपोर्ट बट मस्ट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू थिंक एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और साथ ही उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की शक्ति भी मिलनी चाहिए, उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने काम के लिए। अगला वाला क्वेश्चन, हिज फादर वर्ड्स, ठीक है, तो इजीली आप यहां से पढ़ लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 17। अभी काफी क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन, हैड अब्दुल कलाम अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे? यानी कि क्या अब्दुल कलाम ने इससे पहले कोई पैसा कमाया था, किस तरह से कमाया था? यस, बिफोर हेल्पिंग हिज कजन डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, कलाम अर्न मनी बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग, ये क्या है, टेम्बरेंट सीड्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, अपने चचेरे भाई को अखबार में अखबार बांटने में मदद करने से पहले कलाम ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो इमली के बीज थे इनको इकट्ठा करके बेच के पैसे कमाए। There was a sudden demand of these seeds and he sold his collections and provisions shop on क्या नाम है, मॉस्को स्टेट, अर्निंग ऑन अन्ना पर डे। वो इसे बेच के 1 आना पर डे कमाता था। ठीक है, ये चीज है। द न्यू टीचर एट, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन, व्हाट मिस्टेक डिड द न्यू टीचर इन कलाम्स एलिमेंट्री स्कूल कमिट ऑन डे, हाउ वाज ही रिफॉर्म्ड? वो मिस्टेक क्या थी बच्चों जो कि की गई थी? वो मिस्टेक क्या थी? तो अभी आपको मैंने बताया ही था। ठीक है, इन 2 इंसिडेंट्स बताए थे ना, उसमें बताया था कि उसे ना पीछे बिठा दिया गया था, है ना। फिर जो लक्ष्मण शास्त्री थे वो आते हैं, जो कि रामानंद के पिताजी थे, वो उसको समझाते हैं कि ये गलत है, तुम सोशल इनइक्वालिटी फैला रहे हो, और उससे फटकार लगा के उसका बिहेवियर चेंज करके चले जाते हैं, कुछ ऐसा था, है ना। ठीक है, क्वेश्चन 19, हाउ डिड संतोष शो द कॉन्ट्रडिक्शन टू हर नेम? यानी कि जो संतोष था उसने अपना नाम कैसे एक तरीके से लिखवाया। ठीक है, और व्हाट मोटिवेट संतोष फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग? तो सबसे पहले व्हाट मोटिवेट संतोष फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, इसको देखेंगे। संतोष यादव वाज मोटिवेटेड टू परस्यू माउंटेन क्लाइंबिंग आफ्टर मीटिंग सम माउंटेनियर्स इन द अरावली हिल्स। संतोष यादव को अरावली हिल्स में कुछ पर्वतारोहियों से मिलने का मौका मिला, और उसके बाद ही उसने कहा कि अब मैं भी माउंटेन्स जो है वो क्लाइंब करूंगा। दे नॉट ओनली अलाउड हर टू ज्वाइन देम बट ऑल्सो इनकरेज हर टू टेक अप द स्पोर्ट। ठीक है, उन्होंने
न केवल उसे अपने साथ शामिल होने की अनुमति दी, वो जो एक ग्रुप था, बल्कि उसे इस खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। हर इनिशियल इंटरेस्ट वाज स्पार्क्ड when she saw villagers crossing the hills and disappearing beyond them from her room at the कस्तूरबा होटल इन महारानी कॉलेज जयपुर। यानी कि उसकी पहली दिलचस्पी इस बारे में तब जगी जब जयपुर की महारानी कॉलेज के कस्तूरबा छात्रावास में अपने कमरे से ग्रामीणों को उसने देखा कि पहाड़ियों को ना वो पार कर रहे हैं, ठीक है, और पहाड़ियों के पीछे वो जाते 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 गायब से हो गए, है ना। तो इसी से उसके अंदर दिलचस्पी जगी। एक तो उसे इनवाइट भी कर लिया था उन माउंटेनियर्स ने इस तरह से। अब सेकंड क्वेश्चन की बात आती है। तो संतोष यादव नेम्ड द वर्ल्ड कॉन्टेनमेंट बट वर्ड, ठीक है ना, ये वर्ड है कॉन्टेनमेंट, बट शी डिड नॉट लाइव अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉन्टेनमेंट। संतोष का नाम संतोष शब्द से लिया गया, लेकिन वह संतोष की पारंपरिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं जीती थी। She was not satisfied with conforming these social norms and instead chose the life on her own terms, ठीक है। वो अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहती थी, चैलेंजिंग दी constraints of her environment from the very start। यानी कि उसने जो है ना चुनौती दी किसको, सामाजिक नॉर्म्स को, और अपने जीवन में हर एक चुनौती का उसने सामना किया। बहुत ही उसने अपना जीवन जो है ना वो अपनी शर्तों पे जीना शुरू कर दिया था, है ना, कुछ ऐसी बातें हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कहा गया है, व्हाट आर मारियास इंटरेस्ट एंड हॉबीज। तो मारिया की हॉबीज और इंटरेस्ट क्या थे बच्चों? मारिया एंजॉयज अ वैरायटी ऑफ हॉबीज, उसको कई तरीके के शौक थे, जैसे कि इंक्लूडिंग फैशन करना, सोना, मूवीज को देखना, गाना गाना, डांसिंग करना, ये सब उसकी हॉबीज थी। शी ऑल्सो लव्स रीडिंग नॉवेल्स व आर्थर कॉनन डॉयल, ठीक है, उसे जो आर्थर कॉनन डॉयल थे उनके उपन्यास भी पढ़ना पसंद था। मारिया हैज अ पर्टिकुलर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवन गाउन्स एंड एंजॉयज ईटिंग पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। मारिया को शाम को गाउन का विशेष शौक था और चॉकलेट स्प्रेड और फिजी ऑरेंज ड्रिंक के साथ पैनकेक खाना पसंद था। हिज फेवरेट कलर्स आर पिंक एंड येलो, उसका पीला और गुलाबी रंग पसंदीदा था इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन 11, व्हेन डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई। संतोष घर से दिल्ली कब गया और क्यों गया बच्चों? तो लिखेंगे संतोष लेफ्ट होम फॉर दिल्ली एट द एज ऑफ 16, उसने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया दिल्ली जाने के लिए। बिकॉज हर पेरेंट्स वर परसुइंग हर टू गेट मैरिड, जो कि उसे कह रहे थे कि अब बस शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो ही गया, शादी कर लो। इन अकॉर्डिंग्स विद ट्रेडिशनल कस्टम्स, जो कि उनकी परंपरा के अनुसार से उन्हें कर लेनी चाहिए थे। फीलिंग दैट it was the right time to assert her independence, she quietly enrolled in a school in Delhi to continue her studies, ठीक है। उन्हें पता चला कि ये लोग मेरी शादी करवा के ही मानेंगे, तो उसने क्या किया, उसने एक स्वतंत्र निर्णय लिया और चुपके से एक दिल्ली के स्कूल में अपना जो नाम था वो इनरोल करवा लिया और स्टडीज के लिए वहाँ चली गई। हर पेरेंट्स इवेंचुअली एग्रीड टू सपोर्ट हर schooling when Santosh assured them she would work part time to pay for her the fees, ठीक है। यानी कि उसके मम्मी पापा ने भी उसे एग्री कर दिया, सपोर्ट किया, तब जब उन्हें पता चला कि संतोष जो है स्कूलिंग के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करेगा, अपनी फीस खुद भर लेगी, है ना। दे रियलाइज दैट शी वॉज डिटर्मिनेड, इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंडिंग बाय हर डिसीजन। और आज उसके माता पिता को पता चल गया कि मेरी बेटी स्वतंत्र है, मजबूत है और वो अपना डिसीजन ले सकती है, अपनी ज़िंदगी अपने प्रिंसिपल पे जी सकती है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन है 22, वाई वॉज द होली मैन हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड। दैट मीन्स कि संतोष की माँ को आशीर्वाद देने वाले संत को आश्चर्य क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था बच्चों? द होली मैन वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज like most families in the village he expected them to wish for the birth of son। वो इसलिए सरप्राइज हो गया, जैसे नॉर्मली गांव की जो फैमिलीज होती हैं जब कोई संत महात्मा आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते तो क्या कहते हैं कि बाबा जी हमें दुआ दीजिए कि हमारा एक बेटा हो जाए, है ना, ऐसा कुछ।
However, Santosh's grandmother, despite being part of conservative family, wished for a granddaughter as there were already 5 boys in the family. जब वो संत महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए गई तो उन्होंने सबकी तरह एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटी होने का आशीर्वाद मांगा, क्योंकि 5 लड़के तो पहले ही फैमिली में थे. This wish for a daughter was unexpected and went against the usual traditional desire in their community. और यही था वो जिसकी वजह से संतोष को कहते संतोष की माँ जब ब्लेसिंग लेने के लिए गई थी तो होली मैन जो संत थे वो सरप्राइज हो गए थे. ठीक है, कि सब तो भाई लड़का मांगते हैं, है ना, लड़के का आशीर्वाद मांगते हैं, लड़की का आशीर्वाद पहली बार मांग रही है ना, ऐसे. क्वेश्चन 23. इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना होगा बच्चों. ठीक है, क्योंकि ये पता है क्या है, ये आपकी जो स्टोरी है सबसे लास्ट वाली उसी का एक छोटा सा पार्ट है कि व्हाट इज अ गैराट प्रोफेशन. तो गैराट जो है बच्चों एक वो प्लेवरेट है. ठीक है, क्या है, प्लेवरेट है, यानी कि एक नाटककार है. कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट्स योर आंसर. तो आपको ना इसके बारे में वो लाइनें लिखनी है. मैंने कुछ लाइनें आपकी किताब से ढूंढ ढूंढ के लिखी हैं. ठीक है, जो कि आपको ये स्टोरी बनाने में मदद करेंगी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली. ओके, चलो क्वेश्चन 24. हाउ डिड गेरार्ड बिहेव ऑन सीइंग अ गन टॉटिंग स्ट्रेंजर इन हिज कॉटेज. दैट मीन्स जो क्या नाम है अपनी झोपड़ी में बंदूकधारी अजनबी को देखकर जो गेरार्ड था उसने कैसा व्यवहार किया. तो गेरार्ड रिमेन्ड calm and composed when he saw the gun wielding stranger in his cottage. ठीक है, गेरार्ड ने जब अपनी झोपड़ी में एक बंदूकधारी व्यक्ति को देखा तो वो शांत रहा, उसने संयम से काम लिया. There was no sign of panic or fear in his reaction. उसकी रिएक्शन में ना तो कोई डर था ना ही तो कोई पैनिक था. And he spoke to the intruder in a casual, unaffected manner, maintaining his normal demeanor throughout the situation. उसने उस घुसपैठिए से इंट्रूडर से काफ़ी कैजुअली बात की, जैसे नॉर्मली किसी से बात करता है वैसे. Why did intruder want to have Gerard's identity? घुसपैठिया गेरार्ड की पहचान क्यों जानना चाहता था. The intruder want to dangerous नहीं, the intruder was a dangerous criminal armed with a gun and claiming to have killed a cop. घुसपैठिया एक खतरनाक अपराधी था जिसके पास बंदूक थी और वह उसे एक पुलिस वाले की हत्या करके आया था. He wanted to kill Gerard and assume his identity to escape from the police. वह गेरार्ड को मारना चाहता था और पुलिस से बचने के लिए उसकी पहचान बनाना चाहता था अपने लिए. The intruder believed that Gerard, who lead a solitary life, would be an easy target for him to replace and live freely without facing consequences. वो घुसपैठिए का मानना था कि गेरार्ड जो कि एकांत जीवन जीना चाहता था, जीता भी था, उसके लिए ये एक आसान लक्ष्य होगा, वह बिना किसी परिणाम के जो है इजीली स्वतंत्र जीवन जी पाएगा इसको मार के, इसकी पहचान अपनी बना के. He was arrogant, overconfident and threw himself surprise superior to Gerard. ठीक है, वह घमंडी, अति आत्मविश्वासी था और खुद को गेरार्ड से बेहतर समझता था. कौन, इंट्रूडर, इस तरीके से, है ना. तो दैट्स द आंसर जो कि आपको लिखना है. अगला क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर. राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फन दे हैड. क्या मार्गी ने कभी पहले ऐसी किताब देखी थी कोई, इसके बारे में आपको बताना है. तो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर अंटिल शी शो द बुक दैट टॉमी फाउंड इन एटिक अ रियल बुक. इससे पहले उसको कोई भी किताब वगैरह नहीं मिली थी, उसने आज पहली बार किताब देखी थी टॉमी की अटारी, टॉमी की अलमारी से. शी वॉज स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्प्टियस ऑफ द ओल्ड स्कूल. इसमें ओल्ड स्कूल के बारे में बहुत कुछ लिखा था. इट वॉज अ काइंड ऑफ थ्रिलर फॉर हर. रीडिंग दैट बुक वॉज लाइक अ फेरी टेल ऑफ हर. ये उसके लिए किसी परी कथा से कम नहीं थी, जो थ्रिलर थी उसके लिए. ठीक है, इट वॉज फन टू टर्न द पेजेस. उसके लिए ये एक तरीके से फन था पेजेस को पलटना. इट वॉज प्रिंटेड एंड हैड वर्ड्स फ्रॉम सेंचुरीज अगो. इसमें कई शताब्दियों पहले के शब्द लिखे हुए थे. बिफोर दैट, इससे पहले, शी हैड ओनली हियर्ड अबाउट बुक्स फ्रॉम द ग्रैंड फादर हु हैड एवर नेवर सीन बुक हिमसेल्फ. शी टू हैड हियर्ड अबाउट अ प्रिंटेड बुक फ्रॉम द ग्रैंडफादर. उसे अभी तक किताबों के बारे में सिर्फ उसके दादा ने बताया था, सुनाया था. एक प्रिंटेड किताब कभी उसने देखी नहीं थी. बस उसके दादा में ना तो उसके दादा ने देखी थी, बस वो बताते थे कि हाँ ऐसी बुक होती है, इसमें ऐसे से लिखा होता है, ऐसा कुछ बताते थे, लेकिन देखा उन्होंने भी नहीं था. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। तो बच्चों मार्गी को स्कूल से हेट क्यों होता था और वो ये क्यों कहती थी कि भाई पहले के स्कूल जो थे वहाँ पे फन होता था। ठीक है, तो क्यों बच्चों, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज, वो इसलिए हेट करती थी, देयर वॉज नो रूम ऑफ फॉर फन, वहाँ पे मौज मस्ती के लिए कोई जगह नहीं थी। शी हैड नो क्लासमेट्स एंड वॉज कॉन्फिडेंट कॉन्फाइंड टू हर होम, यानी कि उसका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं था, वो अपने घर तक ही सीमित थी। सो इट वॉज कंप्लीटली बोरिंग, इसीलिए उसके लिए बोरिंग था। द पार्ट मार्गी हेटेड द मोस्ट वाज स्लॉट्स वेयर ही हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, उसका सबसे बोरिंग और हेटेड पार्ट था उसको होमवर्क करना और टेस्ट पेपर भरना। हर हार्ट रेट फॉर स्कूल इंक्रीज फर्दर व्हेन she found that she was consistently doing poor in geography tests that the mechanical teacher was giving her। उसका एक रीज़न और था बच्चों कि उसको स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, हेट करती थी, क्योंकि ज्योग्राफी में वो कितना भी कुछ कर ले वो अच्छा कर ही नहीं पा रही थी। ठीक है, she thought the old kind of school must have been fun and called it fun school because she imagined that all the children from the whole neighborhood came together laughing and shouting in the schoolyard। वो सोचती है कि पुराने टाइम के स्कूल जो थे वो काफ़ी फ़न वाले रहे होंगे। ठीक है, फ़न स्कूल थे, मौज मस्ती वाले, क्योंकि वो इमेजिन करती है कि पहले के स्कूल के जो बच्चे थे वो आस पड़ोस के आपस में एक साथ मिलके आते थे। ठीक है, अपने हंसी खुशी से खेलते थे स्कूल के यार्ड में, शाउटिंग चिल्लाते हुए। ठीक है, इसके अलावा शी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन क्लास, वो एक साथ क्लास में बैठते थे। ठीक है, इमेजिन करती है, और एक ही साथ अपने घर जाते थे। दे वुड लर्न द सेम थिंग एंड कुड हेल्प ईच अदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो हमेशा एक दूसरे का मदद करते थे होमवर्क वगैरह में, उसकी बातें करते थे। कुछ ऐसी सी बातें हैं, दैट्स वाई जैसे ये जो थी इसको मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे, है ना, एक रोबोट की तरह, तो उसको मज़ा नहीं आता था, ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही थी। दैट्स वाई मार्गी हेटेड स्कूल, है ना। और पुराने के टाइम के जो स्कूल थे उन्हें क्यों कहती है फन वाले हैं ये। ओके, चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही इजीली, वेयर डिड गेरार्ड लिव, वाई वॉज इट इज सुटेबल प्लेस फॉर द इंट्रूडर्स प्लान, अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, व्हाट इज मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन। अब इन सभी को बड़े ध्यान से समझो, 3 क्वेश्चन है। देखो, गेरार्ड लिव्ड अलोन इन अ शेड्यूल्ड कॉटेज इन दी विल्ड्स ऑफ इसेक्स, यानी कि वो जो क्या नाम है गेरार्ड है ना, वो इसेक्स के जंगलों के एक सुनसान झोपड़ी में अकेले रहता था। द एरिया वॉज रिमोट विद वेरी फ्यू पीपल अराउंड, मेकिंग इट एन आइडियल लोकेशन फॉर द इंट्रूडर्स प्लान। ये इलाका बहुत ही सुनसान था और आसपास लोग भी कम थे, तो घुसपैठिए की योजना के अनुसार ये उसके लिए सही स्थान था। द आइसोलेशन एंड लैक ऑफ विटनेस मेड इट ईजी फॉर हिम टू कैरी आउट हिज इंटेंशन विदाउट एनीवन नोटिसिंग। ठीक है, एकांत और गवाहों की कमी के कारण उसके लिए बिना किसी जानकारी के अपने इरादों को अंजाम देना आसान हो गया था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, द मिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द स्पीकर यानी कि गेरार्ड्स ऑन क्रिमिनल पास्ट। जो रहस्य है वो गेरार्ड के क्रिमिनल पास्ट का है। क्या? ही क्रिएट्स अ स्टोरी दैट मिरर्स द इंट्रूडर्स सिचुएशन, सजेस्टिंग दैट ही इज अ क्रिमिनल ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द लॉ। वो खुद एक क्रिमिनल है जो कि किससे, लॉ से बच रहा है। गेरार्ड क्लियरली फैब्रिकेट्स अ टेल अबाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन मर्डर एंड प्लानिंग टू फ्ली, थस टर्निंग द सिचुएशन अराउंड द confusing the intruder about his true identity। ठीक है, गेरार्ड ने बड़ी चतुराई से हत्या में शामिल होने और भागने की योजना बनाने के बारे में अपनी कहानी जो गढ़ी, जिससे कि स्थिति बदल गई। घुसपैठियों को उसकी असली पहचान के बारे में भ्रम होने लगा, वो डरने लगा कि ये भी तो मेरे जैसा ही है ना। तो ऐसे ही बात है। ठीक है, तो बड़ी चालाकी से गेरार्ड ने काम लिया था उस घुसपैठिए के सामने। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट between the flute seller and other hawkers? To hear any flute is drawn into commonality of all mankind. Why does the author say this? Write your answer in the context of the Kathmandu। सिंपल सा क्या बताना है बच्चों, हमें ये बताना है कि लेखक ने बांसुरी बेचने वाले और जो दूसरे फेरी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनके बीच में क्या अंतर देखा।
किसी भी बांसुरी किसी के द्वारा बांसुरी को सुनना मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई भी सुन सकता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है ये बताइए। तो चलो आंसर करेंगे। देखो आंसर ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड। देखो, द ऑथर ऑब्जर्व्स दैट द फ्लूट सेलर कॉन्ट्रास्ट विद अदर हॉकर्स बाय नॉट शाउटिंग लाउडली टू अट्रैक्ट कस्टमर। उसने लेखक ने ये देखा कि बांसुरी बेचने वाला अन्य फेरी वालों से अलग है क्योंकि वो ग्राहकों को चिल्ला चिल्ला के आकर्षित नहीं करता है। इंस्टीड ही प्लेज हिज फ्लूट स्लोली एंड मेडिटेबली। उसने देखा कि जो ये फ्लूट सेलर है ना, वो बड़ी ही धीरे से अपनी बांसुरी बजाता है, शांति बनाता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो नॉन अर्जेंट होता है वो तैयार करता है। अनलाइक अदर हॉकर्स, बाकी के फेरी वाले हु engaged in excessive displays or loud calls to sell their goods, the flute seller remains composed and occasionally engages in quiet conversation with nearby vendors such as the flute seller। ठीक है, बाकी के रेडी वाले चिल्ला चिल्ला के अपनी सब्जियां फल वगैरह बेचते रहते हैं, अपने गुड्स को बेचते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाला बस बांसुरी को बजाता है और प्यार से उनको बेचता है ना। अगला, The author highlights the flute as a universal instrument present in every culture around the world। लेखक बांसुरी को एक सार्वभौमिक वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पे उजागर करते हैं। Each with a unique variation such as the Japanese क्या नाम है, जापान में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या नाम है, शाकुहाची। ठीक है, इन द इंडियन बांसुरी, इंडिया में बांसुरी कहते हैं। इन द फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड चाइना। ठीक है, साउथ अमेरिका चाइना में भी इसका ट्रेड वगैरह देखा गया, इसका जो क्रेज है वो देखा गया है। डेस्पाइट दीज कल्चरल डिफरेंस द शूटिंग साउंड ऑफ द फ्लूट हैज अ कॉमन थ्रेड दैट यूनाइट्स पीपल अक्रॉस द ग्लोब। चाहे नाम कोई सा भी हो, लेकिन बांसुरी की ध्वनि एक ही जैसी होती है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है। द ऑथर सजेस्ट दैट द मैजिक ऑफ फ्लूट ट्रांसकेंड्स कल्चर एंड सोशल बाउंड्रीज, ड्रॉइंग इंडिविजुअल्स इनटू द शेयर्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमैनिटी कनेक्टिंग पीपल सोल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। लेखक ये सुझाव देता है कि बांसुरी संगीत, संस्कृति और सामाजिक सीमाओं को अच्छा बनाता है, साथ ही साथ हमारे अनुभव को और अच्छा बनाता है, हमारी आत्मा को शांति देता है, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन था। सो फाइनली बच्चों हमारा सेशन यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 28 भी आपका पूरा हो गया बच्चों। जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। ये तो अभी आपकी बिहाइव वाली बात हो गई। ठीक है, ये अभी बात हुई है बच्चों आपकी जो फर्स्ट वाली बुक थी ना बिहाइव की, इसके बारे में। अभी बिहाइव का ना एक दूसरा पार्ट आएगा जो कि रहेगा बच्चों पोएम्स का, यानी कि कविताओं वाला। फिर इसकी जो आपकी सेकंड वाली बुक है, सेकंड वाली बुक मूवमेंट्स की, उसका भी एक वन शॉट आएगा, स्पेशल महा एपिसोड आएगा। तो आप सभी बच्चे भी उसको जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, एक बार ना सारे बच्चे ईमानदारी से मुझे ये बताना, ठीक है, यूट्यूब पे आप कमेंट करना वीडियो में कि जो जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, रिपीटेड है, आने के चांसेस है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन जो आपको मैंने समझाए हैं क्या आपको ढंग से समझ में आए हैं। क्योंकि देखो वैसे तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ तकरीबन, अभी देख रहा हूँ मैं तो सुबह के बज रहे हैं 4:55, यानी कि मान लीजिए सुबह के 5 बज चुके हैं और मैंने इसको शुरुआत किया था तकरीबन 3:45 के आसपास। ठीक है, सोचो बच्चों आपके लिए हम इतनी रात सुबह सुबह आके वीडियोस बनाते हैं ताकि आप सभी बच्चे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकें। दैट्स वाई बच्चों हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे भी कहें कि जो क्वेश्चन सर ने बताए हैं, भैया ने बताए हैं, उनको देखो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपके लिए अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की भी वीडियोस आनी है। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी आनी है, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सो एट दिस टाइम इस सेशन को एंड करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है आप सभी को तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, पहले तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आ गए हो ना तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए भी और भी आएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।